वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आज कुछ बात करेंगे। आज दिन भर बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नजर आती रही है। अपनी ही पार्टी में मफाहमती सियासत करने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी जानिब से मफाहमती सियासत के जो बादशाह कहलाए जाते थे अपनी ही पार्टी में, आज थोड़ा सा मज़ाहमती रवैया उनकी जानिब से बहुत हद तक देखने को मिला है। कौमी असम्बली के इजलास में बड़ा ही तफसीली तौर पर उनकी जानिब से एड्रेस किया गया आज इजलास में, और ये भी कहा गया कि उनकी जानिब से कि 2 जजेस के फैसले के बाद अब देखना होगा कि पार्लियामान को कौन सी अहम कानून साजी करने की इस वक्त ज़रूरत है। और हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए अहम कानून साजी का फैसला भी सामने आया था, जिस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो कि काफ़ी देर जारी रहा और इफ्तारी के बाद भी ये इजलास जारी रहा, जिसमें यकीनी तौर पर अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल के मुसव्वदे की तौसीक मुसव्वदा असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा ये बिल। और इस बिल की जो ख़ास बात यह है कि इस बिल के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार 3 सीनियर जजेस को होगा और अज़ खुद नोटिस के खिलाफ 30 रोज़ में अपील का हक भी मौजूद होगा। यकीनी तौर पर अदलिया के अंदर से उठने वाली ये जो आवाज़ें हैं, ये उम्मीद की नई किरण है। ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जब आज कौमी असम्बली में उनकी जानिब से एड्रेस किया गया, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जानिब से एक तरीके से अग्रेसिवली कहा गया कि अगर अपोजिशन लीडर में से कोई इमरान खान की तरह का रवैया अपनाता तो शायद उसे काले पानी में पहुँचा दिया जाता। ये तक उनकी जानिब से आज कौमी असम्बली के खिताब में कहा गया। साथ साथ उनकी जानिब से फिर ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अब हमें ये सोचना होगा और ये फैसला करना होगा कि करोड़ों लोगों को इंसाफ देना है या फिर महज सिर्फ एक लाडले को। तो आज ये जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रहे हैं, ये अहम तरीन एड्रेस रहा है, और हुकूमत की जानिब से ये जो कानून साजी का फैसला सामना है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है असद महमूद साहब हैं, सीनियर तज्ज़कार हैं। सर वेलकम टू द शो। और साथ हासिल होगा मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने के लिए राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए। और साथ हासिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलमगीर खान साहब का। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आप तीनों हजरात का। और सबसे पहले असद महमूद साहब, सर आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। सर आज यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जिस तरीके से एड्रेस किया गया कौमी असम्बली को, फिर हुकूमत की जानिब से अहम कानून साजी का ये फैसला भी सामने आया है। जजेस के जो इख्तिलाफात हैं, अदलिया के अंदर से जो उठने वाली आवाज़ें हैं, असद साहब समझते हैं कि इससे पार्लियामेंट को अपनी बालादस्ती मनवाने का एक मौका फराहम हुआ है? कैसे देखते हैं सर इसको? शेरी, मुझे आपकी क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। प्रॉब्ली देयर इज़ सम प्रॉब्लम ये मुझे सुनने में। इफ़ यू कुड काइंडली रिपीट, या मेरी आवाज़ अगर ठीक हो जाए तो। आई कांट हेयर यू सर यकीनी तौर पर सवाल यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया गया, जिसमें यकीनी तौर पर ये तफसीली फ़ैसला जो कि गुज़िश्ता रोज़ आया वो आपकी नज़रों से गुजरा होगा। तो जो जजेस के इख्तिलाफ़ात हैं सर, पार्लियामेंट को अपनी बालादस्ती मनवाने का मौका फराहम किया है? सर क्या समझते हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि डू यू थिंक रियली दिस पार्लियामेंट इज़ कंप्लीट, और इसके अंदर जो है जितने मेंबरान होने चाहिए वो उतने मौजूद हैं और उनको उसी तरीके से आइन साजी करनी चाहिए? सर्टनली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है, आज जो आपने सवाल किया जो कल को जो डिसीजन आया कोई 2 जजेस का, और मेरा ख्याल है उसको भी आज डिस्कस किया गया। आज चीफ जस्टिस का जो ये बेंच जो डिस्कस कर रहा है इसको, इलेक्शन ना होने को और इसको आगे ले जाने को, तो मेरे ख्याल है उसके अंदर उन्होंने एक तो बड़ा स्ट्रेट बात ये कर दी है कि फाइन दिस इज़ हमारा इंटरनल मैटर है, इसका जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है इसका किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ आपसे कि हाँ, हमारे ओवरऑल जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर बड़ी सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बट दैन वन हैज़ टू सी कि जी आया वो जो इस वक्त हुकूमत मौजूदा हुकूमत है, आया वो उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक लिहाज से अमेंडमेंट एक लिहाज से कर सकें? मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ प्रॉबली नॉट द टाइम। हाँ, जब इंतखाबात हो जाते हैं, आपकी असम्बली पूरी हो जाती है, नो दैट इज़ द टाइम कि हाँ किसी तरह की अगर वो तरमीम करना चाहेंगे तो फ़ाइन, दे शुड गो फॉर दैट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने हंगामी तौर पे, आप समझते हैं कि इन्होंने इजलास किया, जो सरकारी अफसरान थे उनको उन्होंने सुनने में यह है कि बाहर निकाल दिया, देयर वाज नो वन हु वाज अलाउड टू कैरी इवन द मोबाइल इनसाइड, फाइन, गुड एनफ। ये इनका अपना हुकूमत का एक लिहाज से ये सारी तदाबीर हैं। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन भी की अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, बट आई वुड से कि
वट एवर डिसीजन दे टेक, और उसके बाद इसको असम्बली के अंदर ले जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, अगर इसको पास भी करा लेते हैं, तो डू यू थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड एक्सेप्टेबल स्पेशली टू दी सुप्रीम कोर्ट, या जो की आप बात करते हैं, और इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि जी ये बिल्कुल इसको जो है वो लोग जो है वो लेके जाएंगे, इसको डिस्कस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड आई थिंक कि इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर और जिस नीयत के साथ ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये वैलिड स्टैंड करेंगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आपके में भी वो जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है, जो एक रिफ्ट एग्जिस्ट करती है, चाहे पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं, चाहे आप इदारों की बात करते हैं, उसको आप टेम्परेचर को और राइज़ होता वो तो देखेंगे, लेकिन इससे बेहतरी की कोई तवक्को तो नहीं कर सकते। फ़ाइन, अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, अब मैं आपसे कहूँ कि वो है बेसिकली 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना। असम्बली टूटी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने चाहिए। 90 दिन के इलेक्शन अगर होने का मतलब ये है कि नून को बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं एंड दे डोंट फील कि जी अगर इलेक्शन में वो जाते हैं तो वो किसी तरीके से उस तरह की कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। डेफिनेटली दिस इज़ अ क्वेश्चन, बिकॉज उसके पीछे इट इज़ नॉट कि जी ये कोई पीटीआई या नून या कोई पीपल्स पार्टी का कुछ सिलसिला है, नो, ये बेसिकली जो 11.5 महीने, हालांकि देखा जाए तो पीडीएम हुकूमत के अंदर है शीरी, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डैमेज भी हुआ वो नून लीग को हुआ है। वाई? बिकॉज फैसले तो सब ने मुश्तरका तौर पे किए, लेकिन जो इल्ज़ाम आए वो आए हैं बेसिकली नून लीग के ऊपर। बिल्कुल। एंड फाइन, वो भी चीज़ें सबके सामने हैं। चाहे आप महंगाई की बात करते हैं, यानी एक आम आदमी को इस वक्त शीरी जिस हालत के अंदर आप देखते हैं, घरों के बजट की बात कर रहे हैं, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ की, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर को कहाँ पे कहाँ पहुँचा दिया, फॉरेक्स आज हमारे कहाँ पे पड़े हुए हैं, एंड सो मैनी थिंग्स विच कैन बी सेड। तो एक्चुअली ये चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नून लीग के अगेंस्ट जा रही हैं अब आने वाले इलेक्शन, चाहे वो अब 90 दिन के अंदर होते हैं, इवन चाहे उसको एक लिहाज से आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, राना साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, फाइन, ही इज़ गोइंग टू आंसर। एक हुकूमत होती है, उसके जो वज़रा हैं, जो उनका लबो लहजा होता है, जो वो बात करते हैं, वो एक अथेंटिक बात होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जो हुकूमती जोमा हैं, जो वज़रा हैं इस वक्त पीडीएम के, इनका वो एक थोड़ा सा जो बातचीत है उसके अंदर वो गुस्से का अंसर है, नफ़रत का अंसर है, चैलेंज का है। भाई आप हुकूमत के अंदर हैं, आपने चीज़ों को ठंडा करना है बजाय इसके कि मज़ीद टेम्परेचर को राइज़ करें। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इट इज़ नॉट विद इन पाकिस्तान, बाहर की दुनिया के अंदर भी इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो एक है कि एक लोगों का डिसक्रेडिट इनकी तरफ जाता है। पीपल डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, उनके साथ चलने को तैयार नहीं। आई कैन सिंपली से, आई एम हियर इन इस्लामाबाद, आई कैन से कि कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही। वाई? बिकॉज एवरीबॉडी से अपसेट के हो क्या रहा है, मुल्क किस सिमत में एक लिहाज से चला जा रहा है। तो ब्लेम तो हम करेंगे ना पीडीएम को, ब्लेम करेंगे हम पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि भाई 11.5 महीने से ही हुकूमत आपके पास है, आप आम लोगों को रिलीफ क्यों नहीं दे सके, आप नज़ई मसलों के अंदर उलझे हुए हैं, आप इदारों को फिक्स करना, सुप्रीम कोर्ट के विंग्स को क्लिप करने की कोशिश करना, हर वो काम करना जो आपको सूट करता है, सही, लेकिन वो काम ना करना जो कि आम आदमी को सूट करता है। नो, दीज आर द सीरियस इश्यूज मैं समझता हूँ जो कि जो है पीडीएम को या फिर स्पेशली नून लीग को एक लिहाज से पेश आ रहे हैं। ठीक, मैं राना साहब की जानिब बढ़ना पसंद करूंगी। राना साहब, पहले तो आप कमेंट करना चाहेंगे असद महमूद साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है सर, उस पर कमेंट कर दें, फिर मैं अपने सवाल की जानिब आऊँ। जी राना साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ। आज पीडीएम, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 13-14 पार्टियां हैं, लेकिन हम तो कोई शौक़ से गवर्नमेंट में नहीं आए थे। हमें तो ये जो पाकिस्तान की कश्ती डूबती हुई मिली, और हमने तो 2017 में पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इसी टैगर बन रहा था। 2018 में देख लें, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज़ साहब को निकालने के लिए और इमरान नियाज़ी साहब को लॉन्च करने के लिए जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ, ज़रा हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं। कर्नल असद साहब मेरे भाई हैं, मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ तो ये हैं कि एक पनामा का ड्रामा इंटरनेशनल रेज़ करते हैं, उससे पहले लंदन प्लान बनता है, और वहाँ बैठकर आगियार की ज़मीन पर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए
एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक प्लान बनता है और मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया जाता है। अगर तनख्वाह लेते तो शायद पता नहीं क्या जुर्म उनके खाते में डाल देते। और पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, 30 रुपए किलो आटा था, 67 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर आता था, 54,000 स्टॉक इंडेक्स थे और पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा था। 350 की सीमेंट की बोरी थी और 65 रुपए किलो दूध आता था। लेकिन क्योंकि लाडले को लॉन्च करना था और आज जो जनरल बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, कौम ये सुन सुन के थक गई है कि लाडले कहते थे हम एक पिच पे हैं और एक पिच पे ड्रामा करते करते अब एक विकेट लेके भाग गया और एक बल्ला लेके भाग गया। तो पाकिस्तान का कसूर क्या है? मुझे बता दें कि जो 73 साल के कर्जे थे वो 28,000 अरब थे, तो अब जो डबल हो गए हैं, जो 30-32 हज़ार अरब खान साहब ने कर्जे लिए। को पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल या नेशनल कोई ऐसे प्रोजेक्ट का नाम मुझे बता दें। राणा साहब, कुछ उम्मीद की किरण सर आप लोगों ने भी दिखाई थी ना लोगों को सर, उस वक्त जब 14% महंगाई थी, आज 44% पे 12,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। जब 6 जून 2013 को आए थे नवाज शरीफ साहब, 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी, 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए थे, 10,000 से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हो गए थे। तो नवाज शरीफ ने तो हिम्मत की, नवाज शरीफ साहब तो खुद इमरान खान की दावत पर वहां बनी गाला जाते हैं और उनके साथ मिलकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह 16 जून 2014 को ज़रब अज़म का आगाज करते हैं। हिम्मत अच्छा राणा साहब, आज जो अहम तरीन कानून साजी की गई है सर, इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगी। ब्रेक लेने का आज इंपॉर्टेंट कानून साजी भी की गई है, स्पेशली खुद नोटिस के हवाले से, इस पर भी पैनलिस्ट से कमेंट लेंगे, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। रान साहब, सर पंजाब में इलेक्शन अल्तवा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क सामने आए और मौसस अदलिया की जानिब से कहा गया कि 10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम्स के लिए तो हैं, लेकिन 20 अरब रुपए इंतखाबात के लिए क्यों नहीं है? इससे सियासी तसादुम बढ़ता जा रहा है। तो सर आप लोग तो अवाम की बात करते हैं सर, तो इस पर यकीनी तौर पर इस रिमार्क्स पर कुछ गौर फिक्र कीजिए सर, इस पर तो थोड़ा सा एनालिसिस हमारे सामने भी रखें। रान साहब, हेलो जी रान साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी रान साहब, मैं सवाल अपना रिपीट कर देती हूँ, शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। सर आज पंजाब में इलेक्शन अल्तवा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। जब आज उसकी हियरिंग थी तो मौसस अदलिया की जानिब से जो रिमार्क सामने आए कि 20 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए तो है सर, लेकिन 10 अरब रुपए इंतखाबात के लिए नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये सिर्फ तरजीहात का मामला है। रान साहब, नहीं, हमारी तरजीहात में शामिल है कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मनोवान तस्लीम करेंगे। लेकिन इशू ये है कि ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया, जो मैं समझता हूँ कि CCP लाहौर का केस सुप्रीम कोर्ट में था और उसमें एक पॉइंट रेज हुआ और वहाँ पर सो मोटो एक्शन के लिए 2 ऑनरेबल जजेस ने रेफरेंस बना दिया या केस रेफर किया और उस पर सो मोटो एक्शन हो जाता है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि यही जब 9 जजेस थे तो अतर मनल्ला साहब ने और उनके दूसरे साथी ने जो पॉइंट रेज किया था कि ये सो मोटो एक्शन नहीं बनता, ये हमने नहीं कहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा। और उसके बाद जब 2 अलहदा होते हैं तो फिर 5 रह जाते हैं। 2 जजेस ने पहले कहा कि ये सो मोटो एक्शन नहीं बनता और जो 5-3 का था, 5 में से 2 ने दोबारा जो मंदोखेल साहब और मंसूर शाह साहब ने कहा, तो फिर ये 4-3 का फैसला हो गया। ये ऑनरेबल जजेस ने ही कहा, जो कल 2 जजेस का फैसला आता है 28 सफ़ात पर मुश्तमल, तो उसमें आप पॉइंट खुद देख लें। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो ऑनरेबल जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं 1 मैन शो नहीं होना चाहिए,
ये हमारी जरूरत नहीं है, हमने अर्ज नहीं किया, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा है। और अब इस पर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है लेजिस्लेशन करना, और सुप्रीम जो अदारा या काउंसिल है वो आपको पता है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आइन बनता है, कानून बनता है और एक्ट बनते हैं। तो अब जो कैबिनेट ने अभी इसको टेकअप किया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो सीनियर तरीन जजेस की राय है उसके मुताबिक ही जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं उनका अख्तियार होना चाहिए कि वो कमेटी सो मोटो एक्शन ले। और ये उनकी एक राय थी। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बात की पार्लियामेंट में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब कोई पॉइंट रेज होता है तो उसके टेकअप करें, और पार्लियामेंट ये पॉइंट रेज हो चुका है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी ऑनरेबल कोर्ट फैसला देगी हम उसको मनोवान तस्लीम करेंगे और उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं। और क्योंकि मैं समझता हूँ जब भी इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाएगी हम उस पर इंशाल्लाह जो भी हमारी हमें डायरेक्शन मिलेगी वो हम उसको मनोवान तस्लीम करेंगे। वो फिनांस की बात होगी तो हमने तो 5 अरब रुपए पहले ही ऑलरेडी दिए हुए हैं, बाकी जब फाइनल डिसीजन होगा तो कोई इशू नहीं, हम हर लिहाज से उसको फैसिलिटेट करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने देखना है 58 आर्टिकल का इस्तेमाल उन्होंने कैसे करना है या चीज़ों को फाइनल कैसे करना है। ये आपके आइन में है कि जब नेशनल या सूबाई गवर्नमेंट्स का इलेक्शन होता है तो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब केयर टेकर है तो आफ्टर 5 और 6 मंथ जब नेशनल इलेक्शन होने हैं तो उस वक्त इन गवर्नमेंट्स में जो होगी सूबाई गवर्नमेंट्स उनका स्टेटस क्या होगा, वो केयर टेकर कैसे होगी। बिल्कुल उनका स्टेटस क्वेश्चनेबल है। रान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। असद महमूद साहब को भी इससे शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अहम मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, इंतखाबात पर इन्हीं की जानिब से गुफ्तगू प्रोसीड की गई थी पहले सेगमेंट में। असद महमूद साहब, बड़ी अहम मामलात हैं इंतखाबात बिलखुसूस, इस पर पहले ही मौजूद अदलिया की जानिब से भी अहम रिमार्क्स आए कि ये वो मामलात हैं जो कि पार्लियामान में हल होने चाहिए। क्या समझते हैं सियासी जमात अपने मसाइल का हल निकालने में नाकाम क्यों नजर आ रही है असद साहब? देखिए उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई तहम्मुल की बात करें या अकोमोडेट करने की बात करें या आप ये कहें वुसअत नज़री की बात करें, वो बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लिव एंड लेट लिव वाली तो कहानी इनके पास से एक लिहाज से गुजरी कोई नहीं। ये तो देखें ना, इस वक्त भी अगर मुल्क के अंदर जो आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को देखते हैं, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हैं और इकनॉमिक मतलब ओवरऑल जो क्रंच आपको नज़र आता है वो इतना हाइप क्रिएट कर गया है, तो सर्टली इसका दो रीज़न हमारी ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर हम पीडीएम को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं तो मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि पीटीआई ने भी हिस्सा बकदर जो है सारी चीज़ के अंदर डाला है। और यकीन माने इट इज़ नॉट ओनली कि ये केस जो है इलेक्शन वाला 90 डेज़ का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से कहा जी कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं, उससे हट के भी पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअली जिसको आप कहते हैं कि डिसफंक्शनल हम उसको देखते हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कानून साजी जिसका आम लोगों के साथ ताल्लुक़ हो, पाकिस्तानियों के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान की बेहतरी के साथ हो, या मुल्क के हालात बेहतर करने हो, या इस तरह की कानून साजी करें जो एक आम आदमी को फ़ायदा दे सके, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको नज़र आती नहीं। और दैट इज़ द रीज़न। इवन देखें इस वक्त भी जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर जो बेचैनी फैली हुई है, अभी सस्ते आटे के अंदर इतने लोगों की जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं, इट्स सो अनफॉर्चुनेट। और ये मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया देख रही है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड यस, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस सब के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि क्यों ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, क्यों एक दूसरे के साथ डायलॉग में नहीं जाते, क्यों इनके अंदर एक दूसरे को अकोमोडेट करने की सलाहियत नहीं है, क्यों इनके अंदर वो वुसअत नज़री एहतियात से नहीं है। इस पर रिमार्क्स पीडीएम की जान से बिलखुसूस ये सामने आ रहे होते हैं कि जो इमरान खान की सियासत है मनफी है, इंतशार पसंद सियासत वो करते हैं। इस तरह की भी बात हम आपने सुनी होगी यकीनी तौर पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, जिस पर इमरान खान ने भी कहा है कि मुज़ाकरात का उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं सब मुज़ाकरात के सवाल पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और यही बात आज शहबाज शरीफ की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से भी पार्लियामान में खड़े होकर, कौमी असम्बली में खड़े होकर भी की गई है कि इमरान खान जब तक कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर, इस रवैये पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए ना, मैं एक आपसे कहूँ, आज की जो तकरीर अगर आप देखते हैं, डू यू रियली थिंक के जो एक
पार्लिमान का मतलब वो एक सरबराह है या जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, क्या ये उसका लबो लहजा हो सकता है? क्या उसको इस तरीके से तकरीर करनी चाहिए? क्या इस तरीके से उसको ओके अपोजिशन को एक लिहाज से चैलेंज करना चाहिए? नो, दिस इज़ द प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट ओनली लेकिन प्राइम सर मिनिस्टर जब या इमरान राना खान सनाउल्लाह वज़ीर साहब की आज़म आप थे बात तब करते हैं। उन्होंने भी शायद ये ऐलान किया था कि हर बुध को पार्लियामेंट में आऊंगा, अहम कानून साजी भी होगी, मसाइल भी सुनूंगा। सर आपको कुछ याद आ रहा है कि वो कब उन्होंने पार्लियामेंट में अटेंडेंस मार्क करवाई थी? अगर आप अगर मैं ये आपसे कहूँ कि अगर इमरान का अपना जो 3.5 साल का टेन्योर था, फाइन वो बहुत सारी गलतियों से एक लिहाज से लबरेज था, तो पीडीएम की हुकूमत जो पिछले दोनों पार्टियाँ, ये तीनों कर लिए 13 पार्टीज़ हैं, वो तो पिछले 40 सालों से इक़्तिदार के अंदर है। इनको तो ज़्यादा समझ बूझ होनी चाहिए, इनके अंदर ज़्यादा दानिशमंदी और हिकमत होनी चाहिए कि नहीं हमने मुल्क को कैसे लेके चलना है। ये दे कांट से कि जी नहीं हमें धक्का दिया गया। अभी जैसे मेरे दोस्त राना साहब बता रहे थे कि जी 2017 के अंदर हालात इतने अच्छे थे। अच्छा भी अगर नवाज शरीफ साहब को हटाया था तो कोई नून लीग की हुकूमत ख़त्म तो नहीं हो गई थी ना। इसके बाद नेचुरली शायद का कान अब्बासी टुक ओवर एज द प्रीमियर, उन्होंने मुल्क को आगे लेके चले गए। फाइनल इलेक्शन हुए, मैं भी उस वक्त इलेक्शन जब 2018 के हुए, मैं खुद लाहौर के अंदर मौजूद था, एक एक चीज़ को मैंने मॉनिटर किया और मेरे लिए रियली हैरानी की बात थी कि पीटीआई को वहाँ पे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, वेराज हम सोचते थे कि पीटीआई 2018 के इलेक्शन के अंदर लाहौर में 5 से 6 सीटें लेके जाएगी। सो वी कांट से कि नहीं जी नहीं अच्छा ये सारा कुछ हो गया। फिर दूसरी चीज़ राना साहब ने कहा कि जी नहीं वो हमें तो हुकूमत के अंदर लेकर आया गया, हम तो नहीं आना चाहते। इस पे आपसे भी मैं कमेंट लूंगी। आलमगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राना साहब के इसी एनालिसिस पर उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक लेने का जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। आलमगीर साहब, सर इस वक्त जो है वो हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए अहम कानून साजी का जो फैसला सामने आया था, जिस पर वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया था और मुसव्वदा भी सर इस हवाले से तैयार कर लिया गया है, तो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्हें हिमायत हासिल है पीडीएम की और बहुत सारी कौमी और अहम इलाकाई जमातों की हिमायत उन्हें हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम कानून साजी पर क्या स्टांस रखती है सर? देखिए, सबसे अहम चीज ये है इस वक्त के अभी मेरे मोहतरम भाई फरमा रहे थे कि पीटीआई बैठे, सियासी जमातें बैठे। देखिए, बैठना तो बाद में, सबसे पहली चीज ये कि आइन क्या कहता है। जब आइन ने कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होने, तो ये सब बातें सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी ये कि आइन के मुताबिक चलना है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो कस्टोडियन है आइन के, उनकी जिम्मेदारी है इस पर पाबंद कराना। और ये कौन से इदारे हैं इस वक्त जो आइन से, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर हो गए, जो उसकी बात नहीं मान रहे, जो आइन पर चल नहीं रहे। और रही बात, देखें हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था हम कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं ताकि हम नैब के चेयरमैन का तयन कर सकें, ताकि हम केयर टेकर सेटअप का तयन कर सकें। लेकिन इनकी नीयत हमें पंजाब में नजर आई कि जब हम केयर टेकर सेटअप में जिस बंदे पे एतराज करते उसी को लगा देते, जिस अफसर पर हम एतराज करते उसी की तैनाती होती। तो जब नियतों का फुकदान होगा तो क्या आप आगे बढ़ेंगे, क्या वे फॉरवर्ड होगा। और अब ये जो किया जा रहा इस टोले की जानिब से कौमी असेंबली में, ये आइन पर, जुडिशरी पर फिर से हमला होने जा रहा है। और मुझे खदशा है कि फिर से वकला तहरीक शुरू होगी पूरे मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और चीफ जस्टिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये वकला तहरीक अब शुरू होगी बहुत जल्द। वो बड़े बड़े वकला के बयानात शुरू हो गए और ये मुझे बड़ा एक तशवीश है कि फिर से माजी की तरह इदारों का क्लैश होगा आपस में। आलमगीर साहब, आइन की बालादस्ती की सर आप लोग बात करते हैं, लेकिन पीडीएम इस पर यह मौक़िफ़ अपनाती हुई नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा जो मिस फॉलोड किया गया है गुज़श्ता रोज़ में, वो आपके लीडर की जानिब से किया गया है सर। अदालतें इंतज़ार करती रही, आपके लीडर हाजिर नहीं हुए सर, सबसे ज़्यादा रिलीफ आप लोगों को मिला है आलमगीर साहब? देखिए, मेरे लीडर तमाम तर खतरात के बावजूद, उन पे मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी, वो मौत के मुंह से निकल कर आए, उसके बावजूद कानून के आगे झुके हैं, सरेंडर किया है। जहां पेशी थी जमानत के लिए गए हैं, वहां जो कानूनी इस्तिस्ना मौजूद होता उसकी कोशिशें की इस्तिस्ना हासिल करने के लिए, जहां नहीं हो सका वहां वो गए, अपियर हुए, लंदन नहीं भागे। मुजरिम होते हुए, कन्विक्टेड होते हुए लंदन में मफरूरी नहीं काट रहे,
इसी मुल्क में अपना इलाज कराया, इसी मुल्क की अदालतों में कानून के आगे झुके। 150 के करीब FIR है उन पे, 150 के करीब मुकदमे हर मुकदमे में पेश होते हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं? आइन के तहफ्फुज की जंग है ये, रूल ऑफ लॉ की जंग है ये, और ये हमारा लीडर लीड कर रहा है। तो वो कैसे इसके बिल्कुल मुतरादिफ चीज कर सकता है? ठीक, राना साहब आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर आलमगीर साहब की बात पे? इशू ये है कि अब देखना तो ये है कि वो 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम जो बैठा था और उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत ने क्या गुल खिलाए कि जो 108 रुपए का डॉलर था उसको 180 रुपए तक ले गए। IMF के साथ जो MOU साइन किए, जो ये स्टिल जून तक एग्रीमेंट्स हैं, और जो नेबर्स और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ यही कहते हैं मेंबर्स के IMF के जो एग्रीमेंट्स उन पर साइन किए जाएं। और असद उमर साहब को तो फारग कर दिया गया एज ए मिनिस्टर फिनांस, और शेख हफीज़ को ले आए, फिर डॉक्टर ज़ाब बाकर को ले आए जो IMF का रेगुलर एम्प्लॉय था, और उसको स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल लगा दिया। और उसके बाद और उसके बाद मुल्क के साथ हुआ क्या? मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। मुल्क के साथ आप देखें ना, नवाज शरीफ तो 200 पेशियां भुगते हैं। भाई नवाज शरीफ तो जेल भुगतने के लिए 13 जुलाई 2018 को लंदन से आए थे और हडियाला जेल गए थे। साथ उनकी बेटी भी थी, उनकी बीवी मौतो हयात की कश्मकश में बिस्तर मर्ग पर थी और जेल गिरफ्तारी दी। और एक इमरान खान है जो यहाँ जमानत पार्क में बैठकर ये 1.5 किलोमीटर हाई कोर्ट को चैलेंज करते हैं, जाते नहीं हैं। और क्या अगर हेयरिंग 9 बजे होनी है तो 2 बजे आ जाएं, 5 बजे आ जाएं, शाम को 6 बजे आ जाएं, 8 बजे आ जाएं। ये सहूलत हर पाकिस्तानी को है, क्यों नहीं है? होनी चाहिए। और अगर हमजा शहबाज शरीफ ने 23 महीने जेल काटी, राणा सनाउल्लाह पर कोई केस नहीं था, तो फिर हीरोइन डाल दी गई। इमरान खान ने खुद और मिनिस्टर जो मैं समझता हूँ अफरीदी साहब ने खुद डलवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम तो कहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब जो पिछले हफ्ते जुडिशियल कम्प्लेक्स पर जो हमला किया गया और अदालतों के दरवाजे तोड़ दिए गए, और जो मैं समझता हूं पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, आम शहरियों की गाड़ियों को जला दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि हमारे हल्का से 4% थे। ये जो कैफियत पैदा की गई, ये जो तसादुम था, ये आप लोगों की जानिब से किया गया, हमारा है ना किसी और का। और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतों को खत्म किया, क्योंकि 10 अप्रैल जो 9 अप्रैल 2022 का वाकया है, भाई वो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब जो स्टे पर थे, जो 62,000 जाली वोट पर MNA बने और स्टे पर कैंप थे। असम्बली डिसॉल्व करते हैं, आधे घंटे में वो समरी मूव होती है, और फिर डॉक्टर आरिफ अली साहब ने जो खिलवाड़ किया, आज हमें सबक देने वाले हमें ये बताएं ना कि पाकिस्तान तो आगे की तरफ चल रहा था। ये MOU हमने तो IMF के साथ नहीं साइन किए। जब एक स्टूडेंट को लैपटॉप मिल रहे थे, एक स्टूडेंट को आला इंटेलिजेंस बना पर स्कॉलरशिप मिल रहे थे, और पंजाब के अंदर 4 रुपये की रोटी थी जो 20 रुपये की पहुंचा दी। और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो 52,000 अरब से ज्यादा कर्जे खान साहब ने ले लिए। अब जो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करके खान साहब कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं, ये महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान साहब है। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर देने थे तो लोगों के इंक्रोचमेंट के नाम पर घर गिरा दिए, लाहौर समेत, मेरे जिला ननकाना समेत, कराची समेत। और अगर एक घर बचा तो वो 350 कनाल का चक शदाद वाला इमरान खान साहब का महल बचा, और उसको 12 लाख रुपया देकर रेगुलर करवा लिया जाता है CDA से। आम लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। भाई हमने तो 90 अरब में 3 मेट्रो बस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान चलाई थी, और उन्होंने 125 अरब में पेशावर मेट्रो बस चलाई, जो आज तक उसका रूट जो है क्लियर नहीं है। बिलियन ट्री से लेकर रोड से लेकर ये आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब नहीं देते, और ना फॉर्म फंडिंग में पेश होते हैं, ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आलमगीर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स काइंडली। को फारग करने वाले राणा साहब आप रोक नहीं सकते, राणा साहब किसी को आप मौका नहीं देंगे। जी हमने मौका दे दिया। आलमगीर साहब कंक्लूड करें काइंडली।
जी आलमगीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? इनका तो माइक ना टेप रिकॉर्डर चल गया है। ठीक। राना साहब बात तो सुन लें। हेलो जी जी आलमगीर साहब सुन रहे हैं वो, आप कहिए प्लीज। जी, देखिए मेरा सिर्फ एक सवाल है। एक तो ये टेप रिकॉर्डर था, कोई एक ही कैसेट थी जो रिपीट होए जा रही है। पिछले 9-10 माह में क्या हुआ ऐसा कि 9 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, आपकी रेमिटेंसेस खत्म हो गई, आपके एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके 80 लोगों की काबीना सब जमानतों पे बैठे, 150 के करीब नैब रेफरेंसेस खत्म हुए, नैब का इदारा खत्म हो गया, तमाम केसेस इनके ठीक। माफ हो गए। ये सब चीजें एक तरफ, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, मुझे ये ठीक है आलमगीर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने है। मोअज़्ज़ज़ हज़रात हमारे साथ मौजूद थे, असद महमूद साहब, आलमगीर साहब और साथ हासिल था राना अरशद साहब का। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।